हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी वॉच कर रहे होंगे और उसको इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3, जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया है, एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। थियरी कंसेप्ट से मैं बड़े ही आराम से पढ़ा रहा हूँ, तो आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर यूनिट नंबर 1, एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। अभी तक हमने पॉइंट 5 तक कंप्लीट किया है, 3 लेसन लिए थे, राइट। लेसन 1 था जिसमें पॉइंट 1 2, लेसन 2 था जिसमें पॉइंट नंबर 3 4 एंड जो लेसन 3 था उसमें पॉइंट नंबर 5 कंप्लीट किया था। और ये आपका लेसन नंबर 4 है जिसमें पॉइंट नंबर 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, राइट। एक एक ही पॉइंट्स में कवर करवाऊंगा, भले वीडियो थोड़ी छोटी सी हो जाए वो चलेगा, लेकिन अल्टीमेट पर्पस ये होना चाहिए कि जो आप थियरी यहाँ पढ़ रहे हो उसके कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस, पॉइंट नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप क्या समझते हो, राइट। अगर मैं आपसे कहूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी हिंदी में कहेंगे हम जिम्मेदारी, गुजराती में આપણે કહીએ તો જવાબદારી। तो जवाबदारी એટલે તમે શું સમજી શકો છો આનો अर्थ। तो कहने का ये मतलब है किसी काम को स्पेसिफिकली दिया जाएगा, राइट। कोई काम आपको दिया जाएगा, उसकी आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे और वो काम को अच्छी तरीके से कंप्लीट करोगे एंड फिर आप उसी चीज का जवाब दोगे जिसने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि ये काम आपने मुझे दिया था, इस काम को मैंने ईमानदारी पूर्वक पूरा कंप्लीट किया है और आप उसके आंसरेबल यानी आप उसको फीडबैक या आंसर दोगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। यही चीज अकाउंटिंग में भी होती है, राइट। कि अकाउंटिंग में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होती है, ये उसके लिए क्या क्या जिम्मेदारी है, तो वही चीज हम समझेंगे। यहाँ डेफिनेशन को मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है? एक मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम है। किसी चीज को प्रॉपर तरीके से क्या करना, मैनेज करना, कंट्रोल करना। डेट assigns responsibility for the performance of specific organizational units, departments और individual। तो ये कोई डिपार्टमेंट की पूरी हो सकती है, किसी यूनिट की हो सकती है और किसी इंडिविजुअल की होती है, राइट। जैसे कोई एक काम दिया है स्पेशली मैनेजर के लिए, राइट। अब मैनेजर क्या हो गया, इंडिविजुअल हो गया कि नहीं अपनी जगह पर। मैनेजर का काम है कि पूरा जो डिपार्टमेंट है या पूरा यूनिट है वह सही से काम कर रहा है या नहीं। तो इंडिविजुअल मैनेजर के लिए हो गया, मैनेजर इंडिविजुअल है। कोई डिपार्टमेंट हो गया, राइट, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डिपार्टमेंट को दी गई होती है कि आपको ये काम करना है और सही तरीके से कंप्लीट करना है। और ये कोई यूनिट बना दिया गया होता है, तो यूनिट की भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब ये परफॉर्मेंस आप कंप्लीट करोगे, राइट, और ये चीज आप प्रोवाइड करोगे कि हाँ जो जो काम दिया गया था वो काम 100% अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट किया गया है। तो यही हुआ इसका मतलब। देखिए अब इसमें इन्वॉल्व क्या होता है, इट्स इन्वॉल्व द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब ऐसे तो ये राइट मैनेजमेंट सब्जेक्ट से आया है, जिसे आप बॉम भी बोलते हो, बिजनेस ऑफ मैनेजमेंट, या फिर आप इसको बीए भी बोलते हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव। यानी बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट हो रहे होंगे आपके 11th 12th में, तो ये थोड़ा वहां से भी कुछ वर्ड्स आए हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या, सपोज मैं आपके फैमिली यानी घर का ही उदाहरण एग्जांपल लेता हूँ। मम्मी ने काम दिया आपको कि ये काम कर देना है, आपने वो काम अपने छोटे भाई बहन को सौंप दिया, राइट। आप थोड़े आलसी हो, मम्मी या पापा ने आपको वो काम दिया, आपने वो काम छोटे भाई बहन को दे दिया, या सपोज 2 छोटे भाई बहन है तो उनको थोड़ा सा इनको दे दिया, थोड़ा सा इसको दे दिया।
तो इसी को क्या कहते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि ये जिम्मेदारी है जो अपने छोटे भाई बहनों को दे दी और ये पूरा काम कंप्लीट करके आपको सौंपेंगे और आप वो काम कंप्लीट करके मम्मी पापा को बताओगे कि देखो लीजिए ये काम हमने करवा लिया। तो काम को जो अथॉरिटी, राइट, जो काम को आगे टुकड़ों में बांट देना पूरी जिम्मेदारी के साथ कि आपको ये काम करना है, कोई भी डिसीजन होगा आप ले सकते हो, तो उसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ मैनेजर। अब अकाउंटेबिलिटी यानी क्या, आंसरेबल, राइट, आंसरेबल। अब आंसरेबल कौन होगा, तो आपके छोटे छोटे जो भाई बहन है, सिबलिंग्स, वही आंसरेबल होंगे। उन्होंने जो भी काम किया वो आपको बताएंगे, आप पूछोगे कि बताओ मैंने जो काम दिया था उसको कैसे किया, या वो सामने से बताएंगे और आपको सही लगेगा कि हाँ वो बिल्कुल एकदम सही है, तो आप वो अपने मम्मी पापा को बता दोगे कि देखो ये काम ऐसे ऐसे किया गया था। तो ये आंसरेबल भी कौन होगा, जो काम करेगा। और एम्प्लॉइज फॉर अचीविंग प्री डिटरमाइंड गोल्स, जो पहले से गोल सेट किए गए होते हैं उसको क्या करते हैं, अचीव करते हैं। एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो भी उद्देश्य है या जो भी आपके गोल होते हैं, विद इन द एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो आपको काम दिया गया है उस एरिया के अकॉर्डिंग। तो आई होप कि आपको डेफिनेशंस तो क्लियर होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ। सिंपल, मैंने बड़े ही आराम से पढ़ाया है, आई होप कि आप क्लियर कर पाएंगे, राइट। मैं मोस्टली घर का ही एग्जाम्पल लेता हूँ, राइट, चाहे वो आपका हो गया, मेरा घर हो गया, इससे हम चीज़ें रिलेट कर पाते हैं। वैसे कि आपको एग्जाम में घर के एग्जाम्पल से थोड़ी लिखना है, आपको तो ये लिखना है अकाउंटिंग से रिलेटेड, राइट। तो वही अब पढ़ेंगे कि ये तो घर का बात हो गई, अकाउंटिंग से रिलेटेड क्या है, तो आइए उसी चीज को पढ़ेंगे। तो नंबर 2 है आपका ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या होंगे इसके, तो वही नंबर 1 असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसको जो भी असाइनमेंट दिया होगा, राइट, यानी जो जो काम दिया होगा उसको वो ईमानदारी से करना होता है। टू असाइन कॉस्ट एंड रेवेन्यू टू स्पेसिफिक मैनेजर और डिपार्टमेंट, जैसे किसी को कॉस्ट के लिए दे दिया गया कि आपको ये पूरा का पूरा कॉस्ट की निगरानी रखना है, इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाना है। किसी को रेवेन्यू यानी आपकी जो भी आवक है उसकी, कॉस्ट यानी पड़तर, रेवेन्यू यानी आपकी जो आवक है उसको दे दिया। तो ये स्पेसिफिक कर दिया गया है, बस इसी के बारे में मैनेजर और डिपार्टमेंट को डिस्कस करते रहना है और ध्यान रखना है। नंबर 2 है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अब परफॉर्मेंस यानी क्या, कि जो काम दिया गया है, राइट, उसको जो देखा, आउटकम क्या मिला आपका, राइट, काम दिया गया। टू मेजर एंड इवैल्यूएट, आप उसको मेजर करोगे, इवैल्यूएट करोगे, जांच पड़ताल करोगे द परफॉर्मेंस ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, यानी हर एक जो डिपार्टमेंट है उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो काम दिया गया है उसका आउटकम क्या निकल रहा है। सिंपल। नंबर 3 है कॉस्ट कंट्रोल। अब इसमें कॉस्ट कंट्रोल का भी इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। टू कंट्रोल कॉस्ट बाय कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट विथ द बजट टारगेट, यानी बजट यानी क्या, स्टैंडर्ड, राइट, स्टैंडर्ड यानी प्री डिटरमाइंड, यानी जो आपने पहले से बजट बनाया था, पहले से आपने चीजें फिक्स किया था कि इतना खर्चा आने वाला है, राइट, एक लिमिटेड चीज में आपने सब तैयार किया था और एक्चुअल में आपका कितना वो खर्चा हुआ, कितना कॉस्ट आया, ये दोनों को आप कंपेयर करोगे। इसके लिए हम कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ोगे आप, जो कि बीकॉम सेम 5 में आएगा। फिलहाल तो वो नहीं है, बहुत दूर की कहानी है, बट कहने का ये मतलब है कि हम घर से भी निकलते हैं तो आप ऐसे ही थोड़ी निकल जाते हो शॉपिंग करने के लिए, कुछ बजट बना के चलते हो ना घर से, और उसके बाद एक्चुअली में आप कितना चीज खरीद के लाए, कितना आपने सेव किया या कितना ज्यादा पे कर दिया, वो तो आके डिस्कस घर पे करोगे। तो जब कंपेयर करोगे तब पता चलेगा ना कि क्या कॉस्ट, वही तो कॉस्ट कंट्रोल भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट तो हो जाता है। पॉइंट नंबर 4 है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी यानी क्या, टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी फॉर फाइनेंशियल रिजल्ट एट द डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। रिजल्ट मैंने आपसे कहा ना, रिजल्ट यानी क्या, आंसरेबल। एंड में जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो उसका जो आंसर करते हो, वही जो आपका आंसर यानी वही रिजल्ट होगा,
उसको ही कहा जाएगा। अब ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हो सकता है, राइट। तो वैसे तो इसको समझने के लिए मुझे आपको अब बिजनेस मैनेजमेंट पे ले जाना पड़ेगा। देख लीजिए, आपको ये पढ़ाया गया होगा टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल, राइट। टॉप लेवल में कौन कौन होते हैं तो आपको पता होगा, ओनर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, सीईओ होते हैं। बीच में कौन कौन से अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, और यहाँ पर एम्प्लॉइज होते हैं, राइट। तो ये हायरार्की कैसे चलती है, ऊपर से नीचे की ओर, यानी इन्होंने जो डिसीजन लेना है वो किसको, मैनेजर्स को बताएंगे ये करना है, और ये मैनेजर एम्प्लॉइज को बताएगा। अब ये आंसर कौन देगा, एम्प्लॉइज देंगे ये आंसर ऊपर की ओर, कि ये मैनेजर को बताएंगे देख लीजिए आपने जो जो कहा था हमने ये कंप्लीट कर दिया। मैनेजर ऊपर बताएगा टॉप लेवल वालों को, देख लीजिए आपने जो हमें गोल ऑब्जेक्टिव्स दिए थे उसको हमने इतना अचीव कर लिया है, और आप ये फाइनल रिपोर्ट ये देंगे, और फिर यहाँ से डिसीजन मेकिंग होगा। तो ये पूरा कहाँ, ये पूरा मैनेजमेंट का है, वही चीज़ें यहाँ से रिलेटेड है, इसी चीज को लेकर यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, राइट। तो कहने का ये मतलब होता है कि अकाउंटेबिलिटी यानी क्या, वही रिजल्ट जो आएगा यहाँ से नीचे से ऊपर तक। नंबर 5 है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ऊपर ही मैंने आपको समझाया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी क्या, टू फैसिलिटीज इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जवाबदारी को टुकड़े करके दूसरे टुकड़े को सौंप देना। जैसे ये मैंने आपको बताया टॉप लेवल ने सारी जिम्मेदारी मैनेजर को दी है। अब यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, राइट। उन्होंने सभी डिपार्टमेंटों को, अपने एम्प्लॉयज़ को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको ये जो काम दिया है वो आप अचीव करिए, उसको अच्छे से कंप्लीट करिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को तोड़ा गया या नहीं, तो बस यही इसी को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं, कि काम को जिम्मेदारी के साथ तोड़कर दूसरों को सौंपना, और वही काम को कंप्लीट करके वो फीडबैक में अकाउंटेबिलिटी यानी आंसरेबल बनेंगे। तो ये मीनिंग हो गया आपका क्या, इसी को बोल देते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। काफ़ी आसान है, मैं बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पाएंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे पॉइंट लिए हैं मैंने, आपकी बुक्स में तो बहुत कम दिए थे, मैंने अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाए हैं जिससे आपको थोड़ी आसानी भी हो और याद भी कर पाओ। पॉइंट नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर, ऑपरेशनल इफिशियंसी। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने अच्छे से आप ऑपरेशन को क्या करोगे, मॉनिटरिंग करोगे, उसको ध्यान निगरानी रखोगे, उतना ही आपका इफेक्टिव होगा। टू इम्प्रूव इफिशियंसी थ्रू द प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटीज। नंबर 7 है डिसीजन मेकिंग सपोर्ट। अब देखिए किसी भी डिसीजन लेने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है टू प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो अब ये जब पावर दोगे आप डिसीजन मेकिंग सपोर्ट के लिए, तो सीधी सी बात है कि जितनी अच्छे से आप पावर दोगे उतने अच्छे से डिसीजन मेकिंग सपोर्ट में आपकी मदद मिलेगी। नंबर 8 है मोटिवेशन, राइट। टू मोटिवेट मैनेजर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं, वो अचीव करते हो तो ही मैनेजर मोटिवेट होता है। मान लीजिए कोई काम दिया मैनेजर ने, ऑर्गेनाइजेशन, राइट, कोई मैनेजर ने काम दिया एम्प्लॉयज़ को और वो काम ही पूरा नहीं होता है, तो फिर बताइए कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा। तो किसी काम को कंप्लीट करने के लिए भी क्या चाहिए, एक जो ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य होते हैं उसको अचीव करते हैं तभी मोटिवेशन मिलता है। हमें देख लीजिए ना, मोटिवेशन कब मिलता है, जब तक अच्छी खासी रील ना देख ले, किसकी, बढ़िया मोटिवेशन की, तब तक हम मोटिवेट नहीं होते, राइट। वैसा जरूरी नहीं है कि रील देख के मोटिवेट हो, वो तो जस्ट एक नॉलेज के लिए होता है। आपको अंदर से मोटिवेट होना पड़ता है, इच्छा तो होनी चाहिए ना आपको इस काम को अच्छे से करने के लिए। तो ये बात कही गई है। पॉइंट नंबर 9 है करेक्टिव एक्शंस। हमेशा आपके करेक्टिव यानी एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। नंबर 10 है बेटर कोऑर्डिनेशन। जैसे कि मैंने आपसे कहा, कोऑर्डिनेशन यानी क्या, कि आपका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, राइट। टॉप लेवल का मिडिल लेवल से, मिडिल लेवल का एम्प्लॉयज से, वही एम्प्लॉयज का मैनेजर से, यानी मिडिल लेवल से, मिडिल लेवल का टॉप लेवल से क्या होना चाहिए, कंप्लीट कम्युनिकेशन हायरार्की होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि इसमें कोई मिसकम्युनिकेशन हो जाए, एरर आए, तो फिर काम बिगड़ सकता है। तो बेटर कोऑर्डिनेशन
होना जरूरी भी है। किसके बीच, देख लीजिए, डिपार्टमेंट है और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के बीच कहा गया है। सिंपल। तो बहुत ही आसान थे ऑब्जेक्टिव। मुझे लगता है कि आपको कोई भी परेशानी होगी, अगर यहाँ से 5 मार्क्स में पूछता है तो आप 7 से 8 आराम से आप लिख सकते हो, 7 to 8 डेफिनेशंस के साथ। तो आराम से ये 1.5 पेज 2 पेज हो जाएगा, आपके 5 मार्क्स पूरे आएंगे। अगर 10 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आपको बहुत कुछ लिखना होगा। तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 है कंपोनेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग्स। तो डायरेक्ट यहाँ पॉइंट्स लिखे मैंने। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, जैसे मैंने आपसे कहा कि हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर यानी इसको डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। मैंने आपको वो हायरार्की लेवल से समझाया, राइट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, मैनेजमेंट। यही कह रहा है कि डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशनल इनटू डिफरेंट सेंटर ऑफ अकाउंटेबिलिटीज, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो और अच्छा रहेगा। नंबर 2 है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर यानी क्या, यूनिट रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट। इसके भी अलग अलग आपको यूनिट बना देने चाहिए जो सिर्फ कॉस्ट कंट्रोलिंग के ही पार्ट पर ध्यान देगा। नंबर 3, ऐसे ही रेवेन्यू के आप बना दोगे, ऐसे ही प्रॉफिट का बना दोगे, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट सेंटर बना दोगे। नंबर 6, बजट सिस्टम बना दोगे। बजट यानी क्या, प्रिपेयरिंग बजट फॉर ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। हर एक का अलग अलग बजट बनाओगे, राइट, हर एक का अलग अलग बनाओगे कि इसका क्या रहा, उसका क्या रहा, जिससे आपको आइडिया होगा। नंबर 7 है परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग। उसके बाद परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग कब तैयार करोगे, तो जो आपने एक्चुअली में जो खर्च किया है और जो आपने पहले से प्री डिटरमाइंड, राइट, ये देख लीजिए, कंपेयर करोगे किसके साथ, एक्चुअल रिजल्ट के साथ, जो आपने बजट टारगेट किया था वो, राइट। इसका एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था। घर से आपने 500 रुपया ले लिया और आप सब्जी या कुछ भी फ्रूट्स खरीदने चले गए मार्केट में। अब वो कितना खर्चा हुआ और आपने पहले से जो बजट बनाया था वो एक्चुअल के साथ ही आप कंपेयर करोगे ना, कि एक्चुअली में आप क्या खरीद कर लाए, कितना बचाया, कितना ज़्यादा दिया। तो ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट कब बनेगा, एंड में ही बनेगा। एंड नंबर 8 है ट्रांसफर प्राइसिंग। प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो ये जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसके साथ क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो मीनिंग एक बार अगर आपका क्लियर हो जाता है ना, तो ये देख लीजिए बहुत ही आसान पॉइंट है, राइट। अब इसको अपने आप से लिख सकते हो अगर एक बार पढ़ लो तो। जैसे कि रेवेन्यू सेंटर की बात करें तो यूनिट रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, सिर्फ रेवेन्यू से इनको ध्यान, रेवेन्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। प्रॉफिट सेंटर वाले यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अब प्रॉफिट वाले क्यों दोनों पे ध्यान देंगे, क्योंकि देखिए कॉस्ट पे तो इनको निगरानी रहेगी, जितनी कम कॉस्ट होगी उतना आप ज़्यादा प्रॉफिट का मार्जिन ऐड कर पाओगे, जिससे आपकी रेवेन्यू क्रिएट होगी। अगर मैं प्रॉफिट्स की फॉर्मूला पूछूं तो आप क्या कहोगे, सर सेल्स माइनस कॉस्ट, राइट, कि जितना ज़्यादा। अब सेल्स, मान लीजिए कोई चीज़ करनी है तो उसको मार्केट में जो दूसरी प्रोडक्ट है तो उसके कंपेयर में ही सेल करोगे। जैसे एक पेन की 10 रुपीज़ है, अब ये कॉस्ट, अब जितने कम कॉस्ट करोगे, राइट, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सपोज आपने इसको 7 रुपये में बना लिया तो 3 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब आप इसको 9 रुपये में बनाओगे तो 10 में से 9 गया तो 1 रुपये ही प्रॉफिट कमा पाओगे। मान लीजिए आपने ऊँचू जैसा दिमाग लगा लिया और 11 रुपये में बनाए और 10 रुपये में सेल करने के दिन आ रहे, तो आप क्या करोगे, नहीं करोगे, आप इसके रेट 12 रुपये करोगे। और 12 रुपये में आपसे कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि दूसरी कंपनी की ऑलरेडी 10 रुपये में पेन मिल रही है। और हम तो साइनस ऑप्टेक वाले हैं, राइट। पूरी बॉक्स कितने में आ जाती है, आराम से 4 रुपये में यानी 80 रुपये में आ जाती है पूरा बॉक्स। एक पेन 5 रुपये का आता है। पूरा जीवन ही हमने साइनस ऑप्टेक से ही निकाला है, बेस्ट है हमारे लिए। ये तो जस्ट मैंने ऐसे ही बता दिया, ऐसे यही यूज़ करते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारा आसान पॉइंट है, आप एक बार खुद से पढ़ोगे ना, बहुत ही अच्छी प्यारी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, साथ में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। एक बार मैंने पढ़ा दिया, एक बार अपने आप पढ़ोगे तब का ये क्लियर हो जाएगा। ये कंपोनेंट्स थे, बहुत ईजी है। आइए अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं, क्या क्या टाइप्स है। वैसे टाइप्स इसके 3 ही हैं, राइट, और ये वैसे एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, बट समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, कि वही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है उसके टाइप्स क्या हो सकते हैं। तो देखिए, एक तो आप कॉस्ट पे ध्यान दोगे, दूसरा प्रॉफिट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा, एंड तीसरा इन्वेस्टमेंट भी आपका क्या होगा, एक इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। कॉस्ट की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड एक्सपेंस विथ इन अ स्पेसिफिक एरिया और डिपार्टमेंट।
such as production, operations or administrative without direct responsibility for generating revenue। तो कॉस्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्शन यानी उत्पादन के अंदर आप कितना कम से कम खर्च कर पा रहे हो, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाएगा आपका। ऑपरेशन, राइट, ऑपरेशन यानी क्या, उसी की जो ऑपरेशन यानी क्या कह सकते हैं ना, जो आप काम कर रहे हो, जिसको आप अंजाम दे रहे हो, वो इम्पोर्टेंट हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव, राइट, ये भी आपका जो एडमिन का जो एक्सपेंस है। अब ये चीज़ों पे आप जितना कम खर्च करोगे उतना ही ज़्यादा आपको फायदा होगा। वो कैसे, प्रॉफिट से रिलेट करता हूँ। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ जनरेटिंग रेवेन्यूज एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट, जिसे आप एक्सपेंस बोल देते हो, या इन्वेस्टमेंट ऑफ मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी विच स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट्स, प्रोडक्ट लाइन और जियोग्राफिकल रीजन। यानी कहने का ये मतलब है कि कॉस्ट कम होगा तो उस पर आप ये प्रॉफिट ऐड कर पाओगे। देखो यहाँ लिखा गया है ना, जनरेटिंग रेवेन्यू। अब रेवेन्यू कब जनरेट होगा, जब कंट्रोल करोगे आप कॉस्ट और एक्सपेंस पर। मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन किया था, यहाँ भी बता रहा हूँ कि कॉस्ट को आपका काम होता है रिड्यूस करना, राइट। अब देखिए, दो तरीका है, हमेशा याद रखिएगा। प्रॉफिट ज़्यादा हमें प्रॉफिट अर्न करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, या तो कॉस्ट को आप रिड्यूस करो या फिर आप सेलिंग को इंक्रीज करो। सिंपल, कॉस्ट को कम करो या फिर सेलिंग को इंक्रीज करो। आपका प्रॉफिट बढ़ाने का बस दो ही तरीका होता है। क्वालिटी और क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हम थर्ड क्लास प्रोडक्ट बनाते रहे बाजार में, राइट। उत्पादन जब सही क्वांटिटी में नहीं करोगे तो हो सकता है कस्टमर नाराज भी हो जाए। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। प्रॉफिट के लिए क्या करना होता है आपको, राइट, कि कॉस्ट को कम करना होता है और सेलिंग को इंक्रीज करना होता है। बस यही बात तो है इसमें। बताइए क्या समझने जैसा है। इन्वेस्टमेंट सेंटर की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर जनरेटिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल और असेट्स such as dividend, subsidiaries, strategic business units by optimizing resources allocation and capital utilization। तो ये देखिए, ऑप्टिमाइजेशन रिसोर्स एलोकेशन यानी क्या, मैक्सिमम लेवल पर आप अपने रिसोर्सेज को क्या करो, यूटिलाइज करो, इसका यूज करो, राइट। और आपको देने क्या होता है, इन्वेस्टरों को डिविडेंड देना होता है, सब्सिडीज देना होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ही इन्वेस्टर आपके इंक्रीज होंगे, राइट। इन्वेस्टर इंक्रीज होंगे तो ही आपको फंड मिलेगा बेहतर। तो ये तीनों पॉइंट्स थे। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा बट हाँ, समझने के लिए, राइट, अंडरस्टैंडिंग पर्पज से इम्पोर्टेंट था ये। एग्जाम में आपको ये टाइप्स थोड़ी आएगा, राइट, ये टाइप्स नहीं आएगा। काफ़ी छोटा पॉइंट है, मुझे नहीं लगता है कि पूछा जाएगा, बट हाँ इम्पोर्टेंट कैटेगरी में है कि आप इसको पढ़ोगे तो आपको ज़रूर थोड़ा सा आइडिया होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अब हमारे पास इम्पोर्टेंस है नंबर 5, इम्पोर्टेंस को आप एडवांटेजेस कहते हो, राइट, बेनिफिट्स कहते हो, ये अलग अलग नाम है तो आपको याद रखना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अब देखिए, हमने थियरीज को बहुत ही अच्छे से कवर किया। अब आप थोड़ा सा आइडिया लगाइए कि क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं, क्या क्या इसके गैर फायदे हो सकते हैं। तो हमेशा अच्छी बातें करना यानी फायदे वाली बात करना हुआ, और थोड़ी सी नेगेटिव थिंकिंग अगर क्रिएट होती है माइंड में कि ये हो गया तो वो नेगेटिव हो गया। बस जैसे मैं हर बार नहीं कहता कि एक कॉइन है, अब कॉइन के दो रिजल्ट होते हैं, हेड और टेल, यानी कुछ भी कह दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो पहलू होते हैं। तो यही कि एक सकारात्मक सोच और एक नकारात्मक सोच, तो वही हर थियरीज के पहलू निकल कर आते हैं। तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की बात करें तो नंबर 1 है इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को क्या कर सकते हो आप, इम्प्रूव कर सकते हो। कैसे, क्लियरली फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स कर दीजिए, राइट, फॉर कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑन स्पेसिफिक मैनेजर्स। जैसे कॉस्ट वाले को कह दिया कि आपको कॉस्ट देखना है, राइट,
रेवेन्यू वाले को कह दिया आपको रेवेन्यू देखना है, प्रोडक्शन वाले को देख लिया आपको प्रोडक्शन का ही देखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए आपने दे दिया कि आपको सिर्फ एडमिन का काम देखना है, यानी सभी को आपने क्लियरली रिस्पॉन्सिबिलिटी का दे दिया काम, तो ये क्लियर होना चाहिए। नंबर 2, एनहांस कॉस्ट कंट्रोल, हेल्प इन कंट्रोलिंग कॉस्ट थ्रू कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड कंपैरिजन विथ बजट। जो आपने बजट बनाया है ना, जिसे अभी पेश हुआ, किसने किया? निर्मला सीतारमण ने, जो कि कौन है? हमारे करंटली फाइनेंस मिनिस्टर हैं, राइट, फाइनेंस मिनिस्टर है जो हमारे इंडिया के करंटली। अब इन्होंने बजट जो पेश किया है, इस बजट के आधार पे पूरे भारत में काम होगा। फिलहाल हम पूरे भारत की बात नहीं कर रहे, हम अकाउंटिंग की बात कर रहे। अब उसको आपको क्या करना, बार बार एक एक महीने 2 महीने या डेली रूटीन, जिसको जो काम दिया है उसको क्या करना चाहिए? निगरानी, यानी क्या? मॉनिटरिंग, निगरानी, देख रेख करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए। जो रिजल्ट आ रहा है बार बार उसके साथ आप इसको मिलाकर देखो कि क्या हम अचीव कर पा रहे या नहीं, तो इससे क्या होगा? आपका फायदा ही होगा। नंबर 3, बेटर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, आप बेटर परफॉर्मेंस दे पाओगे। नंबर 4, सपोर्ट डेलीगेशन। मैंने कहा ना, डेलीगेशन यानी क्या कि जो आपकी अथॉरिटी होती है आप इसको तोड़ के किसी और को सौंपते हो। फैसिलिटेट इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी विथ डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो इसमें भी क्या होता है? सपोर्ट रोल होता है। नंबर 5, एनकरेजेस मैनेजरियल इफिशिएंसी। एनकरेजेस यानी क्या? वही मोटिवेट करना, किसी का उत्साह को बढ़ाना। मोटिवेट्स मैनेजर टू परफॉर्म इफिशिएंटली विथ देयर एरियाज, तो उनके एरियाज में जो परफॉर्म है, राइट, वो अचीव होगा, तो ये क्या होगा? मोटिवेट होंगे। एड्स डिसीजन मेकिंग, राइट, यानी वही जो प्रोवाइड रिलेवेंट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल डिसीजंस, तो जो भी एक लिमिटेड टाइम में दिया गया है, उनको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है डिसीजन के लिए, उसके लिए भी क्या इंपॉर्टेंट रोल ले सकते हैं। नंबर 5, आइडेंटिफाइज डेविएशंस एंड नंबर 8, प्रमोट गोल कॉन्ग्रेंस, तो जो भी गोल आपने डिसाइड किए हैं उसको क्या कर सकते हो? आप अचीव कर सकते हो। तो बहुत ही आसान पॉइंट है, राइट। मुझे तो नहीं लगता कि आपको ये पढ़ाने की भी ज़रूरत थी, आप अपने एंड से ही इसको एक बार रीड करोगे तो भी आपका क्या हो जाएगा? ये एकदम क्लियर हो जाएगा, सिंपल। तो ये आपके एडवांटेजेस थे। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूं मैं। यस एक्चुअली में ये एडवांटेजेस नहीं है, गलती से मैंने लिख दिया, ये लिमिटेशन है। पॉइंट नंबर 7 है, राइट। ये 6 था ना आपका, नहीं 5 था, पॉइंट नंबर 6 ही है, राइट। ये 6 ही है, बट इम्पोर्टेंस नहीं है, लिमिटेशन है, यानी डिसएडवांटेजेस है ये, डिसएडवांटेजेस है ये, डिसएडवांटेजेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, या लिमिटेशंस भी बोल सकते हो आप इसको, लिमिटेशंस, ड्रॉबैक, जो आपका मन करे, बहुत सारे इसके नाम हैं। हिंदी में इसको बात करें तो वही गैर फायदे कहे जाएंगे। तो क्या क्या हो जाता है देख लीजिए। अब मैंने कहा था ना नकारात्मक बातें, तो नंबर 1 है डिफिकल्टी इन डिफाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कभी कभी क्या हो जाता है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको क्या करने में, देने में या डिस्ट्रीब्यूशन करने में। नंबर 2 कंट्रोलेबिलिटी इश्यू, कभी कभी कंट्रोलिंग में भी क्या हो जाता है, इश्यू हो जाता है। नंबर 3 इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट, कभी कभी जो 2 डिपार्टमेंट होता है, राइट, जैसे प्रोडक्शन का सेल्स या सेल्स का रिलेटेड हो गया कॉस्ट से, तो इनमें कन्फ्लिक्ट यानी समझ रहे हो ना, में अराइज बिटवीन डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो कभी कभी इन लोगों में आपसी रंजिश क्रिएट हो जाती है। मतलब कह सकते हैं ना कि सेल्स वाला ये कहेगा, सेल्स वाला क्या कहेगा, सेल्स वाला डिपार्टमेंट ये कहेगा कॉस्ट डिपार्टमेंट यानी जो प्रोडक्शन करेगा उसके, कि आपने इस पे कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा लगा दी है कि मार्केट में दूसरे जो ब्रांड है या कंपनी है वो सस्ते में बेच रही है, तो हमारी प्रोडक्ट बिक नहीं रही है, राइट। ये सेल्स वाला डिपार्टमेंट सीधे किसके आरोप लगा देगा, प्रोडक्शन वाले के, आप
इतने महंगी चीज़ें हमें ऑलरेडी दे रहे हो, हम उसमें मार्जिन कम लगा पा रहे हैं, तो कभी कभी ये क्रिएट हो जाता है। नंबर 4 है हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। जैसे आप ये मैंने आपको बताया, राइट, जो मैंने आपको बताया कि कॉस्ट बढ़ जाती है तो उससे भी क्या होते हैं हम, राइट, एटलीस्ट प्रोडक्ट ही महंगे हो गए तो फिर फायदा क्या रहा। सिंपल। एंड पॉइंट नंबर 5 है कॉम्प्लेक्स रिपोर्टिंग सिस्टम। कभी कभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब सोचिए इतनी सारी चीजें हैं, उसके बारे में अब रिपोर्ट तैयार करना, एक तो टाइम कंज्यूम होगा, पैसा बर्बाद होगा, तो ये कभी कभी हमें नुकसान भी करता है। प्रिपेयरिंग डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स में बी टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव एंड एक्सपेंसिव भी, खर्चीला भी हो सकता है, राइट। नंबर 6 रीअसिस्टेंस ऑफ चार्जेस। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि कभी कभी ये चीज़ें क्या हो जाती है, थोड़ी सी कॉस्टली भी हो जाती है। मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज में भी रीसेट न्यू अकाउंटेबिलिटीज मेजर्स। तो कभी कभी नए तौर तरीके लाने पड़ते हैं, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। नंबर 7 है शॉर्ट टर्म फोकस। और इसके अंदर देखिए हमेशा शॉर्ट टर्म फोकस किया जाता है। मैंने जैसे आपसे कहा ना, पर डे, वीकली, मंथली, उस चीज़ों पे फोकस करा जाता है। तो ये क्या लॉन्ग टर्म टारगेट को इफेक्ट करता है, राइट। जो 1 साल का बजट बनाया है उसको फिर अचीव करने में थोड़ी सी क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है। एंड नंबर 8 ट्रांसफर प्राइसिंग प्रॉब्लम। कभी कभी जो प्राइसिंग ट्रांसफर करते हो उसमें भी क्या हो जाता है, डिफिकल्टी आता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिया कि सेलिंग डिपार्टमेंट वो किस पे आरोप लगा देंगे, सीधे जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा उस पर। अब ये सेल नहीं कर पा रहे हैं, वो कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन इस पे तो इन्होंने तो आरोप लगा दिया प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट पे कि आपकी जो कॉस्ट है वो क्या है, कॉस्ट ही आपकी हाई है, तो इस पे हम क्या मार्जिन यानी क्या, वही आपका प्रॉफिट, हम ज़्यादा प्रॉफिट ले नहीं पा रहे, तो हम सेल कहाँ से करें, बताइए, सेल कहाँ से करें हम। तो कभी कभी ये भी ट्रांसफर प्राइसिंग में भी डिफिकल्टीज हो जाती है। तो काफ़ी आसान थियरी थी, देखिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी परेशानी होगी आपको। ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो गया, ये आपका टाइप्स हो गया, टाइप्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कंपोनेंट्स हो गए, और ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि सर मान लीजिए कि ये 10 मार्क्स में थियरीज आ गई, कोई भी अभी तक ये पढ़ाई है, राइट। वैसे ये दोनों के आने के तो बहुत कम चांस है, लेकिन ये कॉस्ट मैनेजमेंट, ऑडिटिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से थियरी 10 मार्क्स में आती है, तो हमें लिखना कितना होता है, राइट। अगर ये आपका क्वेश्चन है तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए, इसमें से आप डेफिनेशन तो सभी की लिखोगे ही। अगर 10 मार्क्स में है तो आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, राइट। 4 से 5 ऑब्जेक्टिव्स लिख देने हैं, 4 से 5 सिंपल, 4 से 5 ऑब्जेक्टिव्स लिख दोगे, कंपोनेंट आप 4 से 5 लिख दोगे, आपका 2 पेज हो गया। और फिर आप सीधे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिख दीजिए, 4-5 पॉइंट इसके लिख दीजिए, और ये रहा डिसएडवांटेजेस यानी लिमिटेशंस, 4-5 पॉइंट इसके लिख दीजिए, यानी टोटल 4 पेजेस हो जाएगा आपका, राइट। और 4 पेजेस को आपको कितने मिनट में लिखना है, तो ये 25 मिनट आपके पास होगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन अटेंड करना है, 10 मार्क्स का आया तो बताइए कितना आसान है लिखना। 25 मिनट्स में आप 4 पेजेस नहीं लिख पाओगे, 4 to 5 आराम से हो जाएगा, राइट, आराम से आप लिख लोगे। और ये तो नोट्स है मेरी, काफ़ी आसान है, 1 लाइनर की नोट प्रोवाइड कर रहा हूँ जो मैं आपको, तो आपका क्वेश्चन आराम से बन जाना चाहिए, राइट, कोई भी परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ तक कंप्लीट किया हमने। नेक्स्ट क्लास से पॉइंट नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। आराम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये थियरीज में मुझे पता है कि स्पीड से पढ़ाना मतलब पढ़ाया ना पढ़ाया बेकार हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको 1 पॉइंट करके ही पढ़ा रहा हूँ। सो आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करिए। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स ऑन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सभी कमेंट के आंसर करता रहता हूँ। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो, वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली आपको वीडियो फटाफट से मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पॉइंट नंबर 7 एनवायरमेंटल अकाउंटिंग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।
वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय।